अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ऑडियो में हमने देखा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी आर्टरी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, किस सीक्वेंस से इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हमने उसके रिस्क फैक्टर्स देखे थे, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल और हमारे जो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स थे। ठीक है, इसके बाद हमने पैथोजेनेसिस उसकी देखी थी कि किस तरह से वो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है। उसके बाद हमने उसका देखा कि जो हमारे एंडोथेलियल इंजरी होती है उसमें हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं या हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से। कैसे हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया लिपिड्स लेवल ज़्यादा होने की वजह से एंडोथेलियम में एथ्रोमा बन जाता है। ये सारी हमने चीज़ें देखी थी। पैथोजेनेसिस एक्चुअली वी डिस्कस्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी की तरफ, जो कि हमने 2 चीज़ें याद रखनी है मॉर्फोलॉजी में, मेन चीज़ें हैं जिनको लिखना ही लिखना है। ठीक है, पहली जो स्टेज होती है ना, जब हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस बनना होता है, ठीक है, जो पहली स्टेज होती है शुरू में अर्ली स्टेजेस में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फैटी स्ट्रीक बनती है। ठीक है, फैटी स्ट्रीक, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक फ़ैट की लाइनिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जो हॉलमार्क होता है वो क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ठीक है, वो जब लिपिड्स को ले लेते हैं तो वो फोम सेल्स बना देते हैं और वो येलो कलर की अपीयरेंस देता है, जिसको हम फैटी स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो चीज़ होती है ना, हॉलमार्क होता है फैटी स्ट्रीक का, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा जो हमारे पास लेट स्टेज में जो हमारे पूरा एक एथ्रोमा बन जाता है, ठीक है, जिसमें हमने पीछे उसका स्ट्रक्चर भी देखा था, फाइब्रस कैप और लिपिड कोर जो कि नेक्रोटिक था, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। ठीक है, ये डिफरेंस होता है फैटी स्ट्रीक में जस्ट मैक्रोफेजेस विद द लिपिड्स फॉर्मिंग द फोम सेल्स, और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग में जो मेन चीज़ होती है वो ये कि हमारे पास पूरा एक वो जो नेक्रोटिक कोर और फाइब्रस कैप वाला जो पूरा एक प्लेग बना हुआ है, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। तो पढ़ते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को कि फैटी स्ट्रीक्स जो होती हैं ये माइन्यूट येलो कलर की होती हैं और ये जो है ना मतलब फैट्स की बनी होती है, फोमी मैक्रोफेजेस जो होते हैं इसमें हमें नज़र आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स होते हैं इसमें इंटिमल थिकनिंग हमें नज़र आती है। फैटी स्ट्रीक्स में एज सच नज़र नहीं आती इंटिमल थिकनिंग। ठीक है, जस्ट वहाँ पे मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, फोम सेल्स बने हुए हैं, जस्ट दैट। यहाँ पे हमारे पे इंटिमल थिकनिंग भी नज़र आएगी, लिपिड एक्यूमुलेशन भी नज़र आएगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई होगी, हो सकती है। ठीक है, ऊपर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, एंडोथेलियम डैमेज हुई हुई है तो आराम से नहीं बैठी, वहाँ पे भी ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ किए हुए हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की हुई है, और इसके अलावा प्रोकोगुलेंट्स रिलीज़ करके वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिसकी वजह से वो प्लेग जो है रेड ब्राउन कलर का हमें नज़र आता है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स होती हैं उनका हॉलमार्क होता है इंटिमल थिकनिंग, लिपिड एक्यूमुलेशन, थ्रोम्बस इम्पोज्ड, और वो सारी फाइब्रोटिक कैप और वो सब कुछ। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें ना हमारे पास आर्टरीज इन्वॉल्व जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। एब्डोमिनल एओर्टा, इंफ्रारीनल जो ज़्यादातर होती है ना, रीनल के नीचे वाली जो होती हैं वो वाली। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज, देन पोप्लिटियल, इंटरनल कैरोटिड, ये आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है, एंड सर्कल ऑफ विलियस वेजल्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास ज़्यादा स्फीयर होता है एब्डोमिनल एओर्टा, देन इन द थोरैसिक एओर्टा। फिर इन्होंने बताया हुआ कि 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स के, तो ये आपका यूक्यू है। पता होना चाहिए कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स में 3 कंपोनेंट्स कौन से मेजर होते हैं, एक सेल्स होते हैं, दूसरा हमारे पास उसमें होते हैं सेल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और लिपिड्स होते हैं। सेल्स में कौन कौन से होते हैं आपको पता है, वहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं, टी सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो आपको पता है वहाँ पे कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटीओग्लाइकन्स पे होते हैं, और अगर हम लिपिड्स की बात की जाए तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मेन चीज़ें क्या हैं, सेल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और आपके जो हैं वो लिपिड्स हैं। ठीक है, सो ये इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग्स के। ठीक है, उसके बाद हम कुछ फिगर्स देखते हैं। 10.11 में आपको नज़र आ रही हैं फैटी स्ट्रीक्स। ठीक है, ये आपको जो है ब्रांच जो ऑस्टियोफ्लेर ब्रांच वेजल्स होते हैं वहाँ पे ये फैटी स्ट्रीक्स नज़र आती हैं। माइक्रोस्कोपिक में आप देखें तो आपको जो है ये किस तरह से जो है ना माइक्रोफेजेस ऊपर पड़े हुए हैं, फोम सेल्स बने हुए हैं ऊपर, ये जो एरोज इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी फैटी स्ट्रीक्स हैं। उसके बाद जो 10.12 फिगर है इसमें सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है कि फाइब्रस प्लेग्स बने हुए हैं ये ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा जो सेकंड है उसमें अल्सरेटेड प्लेग्स बने हुए हैं कॉम्प्लिकेशंस में। ठीक है, अल्सरेशंस होगी हुई हैं। फिर आपके पास 10.13 में दिखाया हुआ है कि फाइब्रस कैप बनी हुई है। ठीक है, और दरमियान नीचे जो है ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है। ठीक है,
ऊपर हमने फैटी स्ट्रीक्स देखी हैं और यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग नज़र आ रहा है जिसमें फाइब्रस कैप बनी हुई है, सेंट्रल नेक्रोटिक कोर बना हुआ है नीचे, ठीक है। और इसको जो है ना दूसरा उसमें भी बताया हुआ है कि मीडिया जो है आर्टरी का वो थिन हो गया हुआ है, ठीक है, और बाकी कैल्सिफिकेशन वगैरह हुई हुई है। डिस्ट्रॉफी कैल्सिफिकेशन की तरफ दरअसल ना ये जा सकता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ना अब न्यूरोवैस्कुलराइजेशन का एक ना कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी लेजेंड्स की पेरिफ्रीज होती है ना, ठीक है, पेरिफ्रीज जो होती हैं वहाँ पर एक्चुअली ना आपके पास न्यूरोवैस्कुलराइजेशन होती है, नई वेसल्स बनती हैं, ठीक है, जो पेरिफ्रीज होती हैं वहाँ पे, तो उसको न्यूरोवैस्कुलराइजेशन कहते हैं, ये भी आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास है उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि फाइब्रस प्लेग्स क्या होते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो आपके जब इंटिमा होती है ना, मीडिया होती है, एडवेंटिशिया होती है, मीडिया में आपके स्मूथ मसल्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब जब होता है ना स्मूथ मसल्स होते हैं उनको नॉर्मली ना ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर हो तो उनको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन मिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे एथ्रोमा बन गया है, ठीक है, और वो ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो जो एंटिमा जो मीडिया होगा उसके स्मूथ मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी एट्रोफी हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो इन एथ्रोमाज में हमें लिपिड्स की बजाय ज़्यादातर फाइब्रस मटीरियल ज़्यादा मिलता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर स्मूथ मसल सेल्स और फाइब्रस टिश्यू होते हैं इंस्टेड ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो इसको हम फाइब्रस प्लेग्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थरोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रप्चर कर सकता है, ठीक है, अल्सरेट कर सकता है, इरोड कर सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, इसमें एम्बोलस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अब ना थ्रोम्बस फॉर्मेशन और एम्बोलस फॉर्मेशन में चीज़ याद रखनी है, देखें। अब फॉर एग्जांपल थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है हार्ट की वेसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज़ में, तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। अगर वही हमारे पास जो है कहाँ पे हो जाए, ब्रेन के अंदर हो जाए, तो स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो आपके पास एम्बोलस फॉर्मेशन हो जाती है और वो जाके फंस जाता है आपकी कहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो वहाँ से पोप्लीटियल आर्टरीज़ के रीजन में चला जाता है, तो ऑब्वियसली पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो आपके जो है एब्डोमिनल एओर्टा को मोस्टली वहाँ पे इन्वॉल्व करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो रीजन होगा वहाँ पे वो रीजन कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, ठीक है। और किडनीज़ के फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, किडनीज़ का वहाँ पे अगर किडनीज़ के आर्टरीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑब्वियसली किडनीज़ को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और अगर वो फॉर एग्जांपल आपके चला जाता है मेसेंटेरिक आर्टरीज़ में, जीआईटी में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेसेंटेरिक आर्टरीज़ को जब इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे जीआईटी की एब्नॉर्मलिटीज़ आएंगी ना, उसकी इस्कीमिया हो जाएगा। तो इस तरह से थ्रोम्बस एम्बोलिज्म फॉर्मेशन से आपको खुद भी पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में एम्बोलिस फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें हमने फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखी कि किस किस रीजन को इन्वॉल्व करेगा तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा अल्सरेशन इरोड कर सकता है वो, इसके अलावा वो हैमरेज हो सकता है उसका प्लेग का, वहाँ पे हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपको पता है न्यूरोवैस्कुलराइजेशन हो रही होती है, मैंने आपको बताया पेरिफ्रीज में अगर वहाँ से वो रप्चर कर जाती हैं तो वो जो अंदर सारा वो ब्लड भर जाएगा उस जगह पर, ठीक है, तो हैमरेज हो सकता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एनोरिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। एनोरिज्म फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि जो मीडिया होता है उसके स्मूथ मसल्स को जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलता है थ्रोमा बनने की वजह से, तो वो जो मीडिया के स्मूथ मसल्स होते हैं वो एट्रोफिक हो जाते हैं। उन अब पता है जब एट्रोफिक हो जाएंगे, स्मूथ मसल्स अपना काम नहीं करेंगे, तो आर्टरीज़ की वॉल्स वीक हो जाएंगी, तो वीक होने की वजह से परमानेंट डायलेशन हो जाएगी आर्टरीज़ की वॉल्स की, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनोरिज्म, ठीक है। तो वो बन जाता है, दैट इज़ एक्चुअली द एनोरिज्म फॉर्मेशन। तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके अलावा स्टेनोसिस हो सकती है। स्टेनोसिस मैंने आपको बताया कि स्टेनोसिस एक्चुअली देखिए वही स्टेनोसिस की वजह से ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन एंड अल्टीमेटली जो भी ऑर्गन होगा उसका इस्कीमिया, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशंस विच कैन इन्वॉल्व द रप्चर, विच कैन इन्वॉल्व द स्टेनोसिस, एनोरिज्म फॉर्मेशन एंड द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एम्बोलिज्म फॉर्मेशन एंड ऑल, ठीक है, ऑल दैट। उसके बाद आपके पास होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 70% जब हमारे पास एक्सक्लूड होती हैं ज़्यादातर, तो तब आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और फिर एक्यूट प्लेग चेंज की एक बात है कि एक्यूट प्लेग चेंज में आपके पास 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब प्लेग चेंज आता है एक्यूटली, ठीक है, तो एक्यूट चेंजेस क्या आ सकती हैं कि वो रप्चर हो सकता है, दूसरा वो इरोड कर सकता है और तीसरा हैमरेज हो सकता है। ये एक्यूट चेंजेस हैं, ठीक है।
और इसके अलावा ये जो फिगर आपको दिखाई हुई है 10.16, इसको अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंस बताया हुआ है स्टेबल प्लेग और वल्नरेबल प्लेग में क्या डिफरेंस है। जो आपका स्टेबल प्लेग होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि दैट इज़ समवट स्टेबल, ठीक है, मतलब इसमें ना आपके पास लिपिड कम होता है और फाइब्रस कैप ज़्यादा होती है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, इस वजह से स्टेबल प्लेग होता है। लेकिन जो वल्नरेबल होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है और फाइब्रस कैप पतली सी होती है, इस वजह से फाइब्रस कैप इजीली टूट सकती है और ऑल दैट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस। उसके बाद 10.15 में आपको ना समराइज्ड व्यू में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले नॉर्मल आर्टरी थी, फिर उसको जो है वो रिस्क फैक्टर्स आए, उसकी वजह से क्या हुआ कि फैटी स्ट्रीक बनी, फिर फाइब्रोफैटी प्लेग बन गया, फिर वो वल्नरेबल या एडवांस प्लेग बन गया जिसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ प्री क्लिनिकल फेज़ होता है। उसके बाद जो क्लिनिकल फेज़ आता है उसमें यही है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, ठीक है, मतलब हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एम्बोलिज्म हो सकती है, प्लेग रप्चर कर सकता है, एनोरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है और क्रिटिकल स्टेनोसिस हो सकती है। सो इस ऑडियो में हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं मेजरली, और हमने डिफरेंस देखा स्टेबल और वल्नरेबल प्लेग में, और थोड़ा सा हमने सब क्लिनिकल प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल फेजेस देखे जिसमें पहले कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, वो सब कुछ डेवलप हो रहा था और बाद में लेटर एज में जाके वो कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू क्लिनिकल फेज में चला गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस।